हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल और तुम सब रीनीट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। और तुम में से जिसने भी मेरी वीडियो लास्ट वाली नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया हाउ टू बूस्ट योर स्कोर इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम वाया रेट्रोग्रेसिव मेथड ऑफ स्टडीइंग, तो जाके जल्दी जल्दी देखो। आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें बताने वाली हूँ जो हम मोस्टली ना पेपर के अंदर पैनिक सिचुएशन में गलत कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि इन क्वेश्चंस को आते हुए हमने गलत कैसे कर दिया। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से बहुत कम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो सकते हैं और हमें 4 मार्क्स का मुनाफा हो जाएगा इंस्टेड ऑफ getting -1 mark for it. So let's come and dive into those type of questions जो अभी 26 नीट में भी आए थे और पहले भी आ चुके हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है और हमें चार्जेस पूछे हैं हर एक कैपेसिटेंस पे। इस क्वेश्चन के अंदर C1 से लेके C4 तक हमें सीरीज में कैपेसिटेंस दे रखे हैं, उसके पैरेलल में एक C5 कैपेसिटेंस दे रखा है और उसके भी पैरेलल में हमें एक बैटरी दे रखी है 50 वोल्ट्स की। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मोस्ट ऑफ द बच्चे सोचेंगे कि लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फिर हम ऑप्शन मार्क करेंगे, बट आई विल सजेस्ट यू ऑल रेदर देन डूइंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स पहले इनके ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शंस में क्या बोला गया है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू एक ही दे रखी है, लेकिन जो चार्जेस हैं चार्जेस के अंदर देयर इज सम डिफरेंस। जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर सारे कैपेसिटेंस के लिए सेम चार्ज दे रखा है। फर्स्ट वाले में 125 माइक्रोकूलम बोला गया है, सेकंड वाले में 250 माइक्रोकूलम बोला गया है, थर्ड वाले के अंदर सीरीज वाला सेट जो है उसके लिए अलग चार्ज दे रखा है, पैरेलल वाला जो सेट है उसके लिए अलग चार्ज दे रखा है। तो सबसे पहले तो तुमको यही पता करना पड़ेगा कि सीरीज और पैरेलल में अलग चार्ज होगा भी या नहीं होगा। जैसे ही तुम्हें ये पता चल जाता है दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर तुम्हें सबके लिए एक एक करके चार्ज निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बस एक के लिए ही चार्ज निकालना पड़ेगा। उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन ऑप्शंस में से कितने ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट, कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो सीरीज वाले के लिए अगर हम देखेंगे C1 से लेके C4 के लिए तो हमें 10 माइक्रोफेराड ईच ऑफ द कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है। तो C इक्विवेलेंट हमारा डायरेक्टली 10/4 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि 10/4 कैसे हुआ है। जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए मैं बता दे रही हूँ। फॉर सीरीज वी हैव दिस फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, करेक्ट। और 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 एंड 1/10। और जब हम C इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे इट विल कम आउट टू बी 10/4। ओके, इसलिए मैंने जो C इक्विवेलेंट था वो डायरेक्टली 10/4 लिख दिया। इसकी वैल्यू हमारी आएगी 2.5 माइक्रोफेराड। अब तुम सोचो इसकी वैल्यू 2.5 माइक्रोफेराड है और C5 की वैल्यू हमें ऑलरेडी 2.5 माइक्रोफेराड दे रखी है, विच मीन्स जो सीरीज में कैपेसिटेंस है और जो पैरेलल में कैपेसिटेंस है उन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब उनके चार्जेस भी सेम होने वाले हैं। अब हम ऑप्शंस के पास वापस जाते हैं। उन ऑप्शंस के अंदर देखो जो थर्ड वाला ऑप्शन है और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि सीरीज के लिए उन्होंने अलग वैल्यू दे रखी है और पैरेलल के लिए उन्होंने अलग वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, या तो आप सीरीज वाले पार्ट के लिए वैल्यू निकाल लो चार्ज की, या फिर आप पैरेलल वाले पार्ट के लिए चार्ज की वैल्यू निकाल लो। उससे क्या होगा, आपको एक ही वैल्यू निकालनी है और वही वैल्यू जो होगी वो आपके कैपेसिटर्स की सबकी वैल्यू होगी, करेक्ट। तो अब चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q इक्वल्स टू CV से हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास C जो है वो आया 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 50, देन इट कम्स आउट टू बी 125 माइक्रोकूलम। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो इससे हमारी मेहनत बच गई। कुछ लोग जब इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि जो सीरीज थी और जो पैरेलल थी जब उसमें कैपेसिटेंस सेम हो गई तो चार्जेस भी सेम होंगे। अगर आप इतना एनालिटिकली नहीं सोच पा रहे हो तो फिर चांसेस ज्यादा है कि आप अल्टीमेटली सबका चार्ज निकालने बैठ जाओगे और उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यू हैव टू सेव योर टाइम बाय एनालाइजिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। आप सारे ऑप्शंस को रीड करो, आप सारी पॉसिबिलिटीज को थोड़ा बहुत दिमाग में एट द सेम टाइम चलाने की कोशिश करोगे तो फिर इस तरीके से बहुत फास्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व होने लग जाएंगे। ये 2026 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना काम थोड़ा कम कर सकते हैं, अपना टाइम थोड़ा सेव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये स्ट्रैटेजी पता होती है, जिसको नहीं पता है देखो। तो चलो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो जो ए वाला ऑप्शन है वो ऑलरेडी फोर्थ वाले से मैचिंग दिख रहा है इन द 3 ऑप्शंस। बी वाला जो है वो फर्स्ट और थर्ड से मैचिंग कर रहा है। जो सी वाला है वो फर्स्ट से मैचिंग कर रहा है थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, विच मीन्स डिसाइडिंग फैक्टर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बट डी इज यूनिक इन ऑल द 4 ऑप्शंस, विच मीन्स अगर हम सिर्फ डी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इसी तरीके से आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या चीज डिसाइडिंग फैक्टर है, उसकी वजह से आपका टाइम इतना ज्यादा बचेगा। अब इसमें आप सिर्फ थर्ड ऑर्डर के लिए देखोगे कि थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होता था, अगर आपको पता है थर्ड ऑर्डर के लिए सेकंड वाला होता था तो आपका आंसर डायरेक्टली थर्ड आ गया। यू डोंट हैव टू सी कि जीरो ऑर्डर के लिए मैच करो, सेकंड ऑर्डर के लिए मैच करो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैच करो। आपको जैसे ही पता चला डिसाइडिंग वैल्यू क्या थी, उसी को आपने सॉल्व किया और आंसर आ गया। दिस सेव सो मच ऑफ योर टाइम। शायद ये 2-3 सेकंड अभी तुमको रियलाइज नहीं हो रहे, जब बच्चा पेपर देखता है और उसको बहुत सारे क्वेश्चंस आते होते हैं एंड ही और शी इज एट अ रिस्क ऑफ लूजिंग सम क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ टाइम, तो उसको पता होता है इन 2-3 सेकंड्स की भी क्या वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, इसमें भी सेम पैटर्न था जो कि 26 में ही आया हुआ है। इसमें भी डी वाला जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, डी फॉर 3, डी फॉर 1, डी फॉर 2 एंड डी फॉर 4, विच मीन्स डी इज अगेन द डिसाइडिंग फैक्टर। दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, मतलब अगर कोई इंसान जिसको 11th-12th की नॉलेज भी नहीं है बट उसने 8th और 10th क्लास में थोड़ी बहुत साइंस अच्छे से पढ़ ली थी, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। एंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन जो कि नीट 2026 में आया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा लॉजिक से सोचो, अगर आप चीजें भूल भी जाओगे ना तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एट द एंड ऑफ डूइंग ऑल द क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो उनको देखा करो, सोचा करो क्या ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं इसका आंसर ला सकता हूँ, क्या थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड और लॉजिक यूज करके मैं इसका आंसर ला सकता हूँ। लेट्स डाइव इनटू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मॉलस्क दे रखा है कि मॉलस्क का वे ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं याद है, भूल चुके हैं, साइड करते हैं। नाउ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का वे ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा। रेप्टाइल्स जो है कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, तो क्या होना चाहिए, पल्मोनरी होना चाहिए, करेक्ट। बट ठीक है, हम इसको साइड रख देते हैं अभी। अडल्ट एम्फीबियंस, ये 8th या 10th क्लास के बच्चे को भी पता है कि एम्फीबियंस का वे ऑफ रेस्पिरेशन कैसा हो सकता है, क्योंकि वो पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है, मतलब 2 तरीके के रेस्पिरेशन प्रेजेंट होने चाहिए, करेक्ट। तो इसका मतलब सारे ऑप्शंस के अंदर मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंदर 2 वे ऑफ रेस्पिरेशन है, विच मीन्स जो सी होगा उसका आंसर 4th होना चाहिए। एक मुझे सॉर्ट हो गया एकदम ही। अब लास्ट वाला है डी, दैट इज अमीबा। अमीबा एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी लेवल भी तो सेलुलर ही होगा। तो सी जो डी वाला है, सॉरी जो डी वाला है उसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं देखती हूँ ऑप्शंस के अंदर, सी वाला जो है उसका 4th दे रखा है इन ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4th। देन जो डी वाला है उसका 3rd दे रखा है इन ऑप्शन सेकंड एंड 4th अगेन। अब इसके बाद मुझे देखना है कि मॉलस्क और रेप्टाइल्स में से, अब अगर मुझे थोड़ा सा भी याद है कि मॉलस्क और रेप्टाइल्स में से कौन ज्यादा प्रोग्रेसिव है, कौन सबसे आगे आता है इन द फाइलम, कौन आगे आता है, ऑब्वियसली रेप्टाइल्स आगे आते हैं। तो रेप्टाइल्स अगर आगे आते हैं तो उनका वे ऑफ रेस्पिरेशन थोड़ा सा एडवांस होगा एंड दिस इज वेरी नॉर्मल कि अगर वो लैंड पे रहते हैं तो उनका पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही होगा, विच मीन्स बी का डायरेक्टली आंसर 1 हो जाएगा। तो बचा क्या, मतलब ए का आंसर होना चाहिए सेकंड, दैट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर बी का फर्स्ट होना चाहिए और ए का सेकंड होना चाहिए, विच मीन्स हमारा जो आंसर है that is gonna be option second. This was this simple. अब ये वीडियो ना थोड़ी लेंदी हो जा रही है, तो लेट्स टेक अप द लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन बोला गया है, a thin wire of length L and linear mass density M is bent into a circular ring with center C as shown in the figure. Okay, now the moment of inertia of the ring about an axis y dash will be. We all know moment of inertia के questions बहुत easy होते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा एक्सेस को आपको शिफ्ट करके पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस कर करके आंसर लेकर आना पड़ेगा। बट वी हैव अ मेथड एज वेल जिसके अंदर हम सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लेट्स सी हमें गिवन क्या क्या है। हमें एक वायर जो कि एल लेंथ का गिवन है जिसको आप सर्कल बना दिया गया है, सर्कुलर रिंग बना दिया गया है, वो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अब जो रिंग है उसका जो पेरीमीटर है वो क्या हो गया, 2πr हो गया, और वो किसके बराबर हो गया, एल के बराबर हो गया, क्योंकि अब वो जो लेंथ ऑफ द वायर था उसी को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है हमने। तो 2πr विल बी इक्वल टू एल, करेक्ट। तो इससे आर की मतलब रेडियस की हमें वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2π। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आई इक्वल्स टू mr², करेक्ट। एम इसमें टोटल मास होता है। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखा है, लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज स्मॉल एम। तो अब हमें लीनियर मास डेंसिटी से हमें टोटल मास निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल एम इज द लीनियर मास डेंसिटी जो हमें दे रखी है। मतलब क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी का, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के बाद आप जैसे ही ये क्रैक कर लोगे व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय एल इक्वल्स टू स्मॉल एम इज द लीनियर मास डेंसिटी, और जब हम कैपिटल एम की वैल्यू निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय एल। अब इसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू है जो कि हमने ऊपर निकाली थी, दैट इज एल डिवाइडेड बाय 2π, और हमारे पास टोटल मास की वैल्यू आ गई है, दैट इज एम एल। अब मुझे पता है तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे पर ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, पर हम लोग इसको सीधे रास्ते से सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा
शॉर्टकट लेके इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व कर दें। तो अब सीधा एम आर स्क्वायर का फैक्टर लगाकर इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं आंसर आता क्या है, किन चीजों के मल्टीपल्स में आंसर आता है। ऐसा क्यों सोचा है हम लोगों ने करने का, क्योंकि हम अगर एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा और हमें बचाना है टाइम। तो हमारे पास आई इक्वल्स टू एन की वैल्यू आई थी, हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास आई थी स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाय एल, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ से जो आएगी दैट इज एल डिवाइडेड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर, करेक्ट। और जब हम ये कर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है एम एल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली आएगा एम एल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन से तुम्हें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है एल का पाई का क्या क्या फैक्टर होगा जो कि आंसर में हमें शो हो रहा होगा। इसमें कुछ ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, पर ये फैक्टर्स जो है वो हमेशा सेम रहेंगे। नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शंस। पहली बात तो 3/8 सबके अंदर कॉमन है तो उसको तो हटा ही दो, 3/8 को तुम्हें देखना ही नहीं है, तुम्हें क्या देखना है बाकी के एक्सप्रेशन को देखना है। एम एल क्यूब पहले वाले में दे रखा है, वी कैन कंसिडर। दूसरे वाले में भी एम एल क्यूब दे रखा है, वी कैन कंसिडर। थर्ड वाले में एम एल स्क्वायर दे रखा है, वी कांट कंसिडर, ऑप्शन हटा दो। फोर्थ वाले में भी कांट कंसिडर, ऑप्शन हटा दो। अब हमें देखना है नीचे पाई में स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर वाला किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है, सेकंड वाले में नहीं आ रहा, सेकंड वाला ऑप्शन हटा देंगे, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, सिंपल। आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, आपने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सिर्फ उसमें एम की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू निकाल ली, वो की आपको निकालनी ही पड़ती है। अगर आप लॉन्ग मेथड से भी करोगे तो भी आपको निकालनी पड़ेगी। बस यहाँ पर क्या है ना, वो एक्सेस को चेंज करके एडिशन एडिशन करके वो सब छोड़ दिया। हमने सिर्फ फैक्टर्स को देखा कि एल के क्या फैक्टर्स होंगे, पाई के क्या फैक्टर्स होंगे, उससे हमारा आंसर आ गया। मैं नहीं बोल रही कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, पर अगर आप ऑप्शन देखोगे आप उसमें देखोगे कि अच्छा ठीक है 3/8 का फैक्टर जो है कॉमन है, इसमें वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ एल का क्यूब या फिर पाई का स्क्वायर। तो जो चीज वेरी कर रही है उसी पे गेम करके अगर आप आंसर निकाल लाओगे कम टाइम में तो आपका टाइम बचता है। आई नो ये जो मेथड है वो तुम्हें एकदम से समझ में नहीं आएगा और एकदम से तुम शायद इसको अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, पर अभी तुम्हारे पास 20 दिन है। इन 20 दिन में टाइम लो, मॉक्स के अंदर इस मेथड को प्रैक्टिस करो। जब तुम्हारे पास लास्ट में मॉक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं और टाइम बचता है तो इस मेथड के थ्रू उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो। लॉजिक लगाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। और जैसे जैसे तुम मॉक्स के अंदर इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आओगे फिर अल्टीमेटली तुम पाओगे कि 3-4 क्वेश्चन तो तुम इसी मेथड से ही सॉल्व कर दे रहे हो अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में।